तो साथियों, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर आप सभी का स्वागत है। यानी अमूर्त बीजगणित जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर चलती है और जिसको आप थ्योरम बेस्ड पूरा का पूरा समझते हैं और एग्ज़ाम में करते हैं। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड खास तौर से, इसके अलावा जेईई मेंस, इन सभी के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं इस अमूर्त बीजगणित से जुड़े, तो उन क्वेश्चंस को शॉर्ट में कैसे किया जाए, नंबर 1। दूसरी बात, इन क्वेश्चंस को पूरी थ्योरम को XYZ और सिंबॉलिक लैंग्वेज में ही क्यों प्रूव किया जाए। हाँ, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं और जिनको अगर पूरी की पूरी थ्योरम प्रूव करनी है तो अब आपको बुक की लैंग्वेज भूल जाएं। मैं आपको आज जो नई लैंग्वेज बताता हूँ, बिल्कुल मैथमेटिकली आप उससे करके आएंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर आप आरपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का या जेईई मेंस का, तो उनके लिए भी आज ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी, क्योंकि मैं इसके अंदर इस थ्योरम को एक रटा रटाया तरीका जो आप यूज़ करा करते थे, मैं उससे बाहर निकालने वाला हूँ। जी, मुझे याद है फर्स्ट टर्म जब पढ़ता था इन थ्योरम को मैं रटा करता था, मुझे अच्छी तरह से याद है क्या। तो मेरी अब कोशिश ये कि अब आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में अमूर्त बीजगणित पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं या इससे जुड़े एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जो आरपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो अब इन चीज़ों को लेकर के परेशानी महसूस नहीं करें। इसके लिए मैंने अब ये बुक स्टार्ट की है और इसके अंदर बिल्कुल अलग तरीके से मैंने इस अमूर्त बीजगणित को स्टार्ट किया है। आपको ये यूँ तो पता है कि ये पूरी की पूरी बुक अमूर्त बीजगणित की मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को एक बार आपके इसी चैनल पर अच्छी तरह मैंने करवा रखी हैं। अभी जो पेपर आए हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उसके अंदर यूँ के यूँ क्वेश्चन आए हैं, जो चीज़ें मैंने इस पर करवा रखी है। जो लोग बाद में जुड़े उनके लिए मैं एक बार फिर से लगा हूं, और जो पहले कर चुके हैं वो भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी फायदे होगा। मैं अभी भी कर रहा हूं, मुझे भी क्या ज़रूरत है, फिर भी मैं कर रहा हूं। तो लीजिए हम सब एक बार फिर से मिलते हैं और अमूर्त बीजगणित के अंदर जो खास तरह की जो थ्योरम जिनको हम रटा करते थे उसको अपन समझ के कर लेते हैं। देखिए, मैंने एक थ्योरम लिखी है, इफ A belongs to G then prove that its normalizer NA is subgroup of G। यानी किसी ग्रुप G का नॉर्मलाइजर, जिसको आप प्रसामान्यक कहते हैं, ये प्रसामान्यक B उपसमूह होता है, सब ग्रुप होता है। और आपको पता है और मुझे पता है कि इसको हम रट के जाते थे, याद करा करते थे बार बार। लीजिए मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूं कि ये चीज़ें हैं क्या और कैसे इनको समझा जाए। मैं सबसे पहले बात करूंगा इसके अंदर नॉर्मलाइजर क्या चीज़ है, प्रसामान्यक। देखिए, नॉर्मलाइजर यानी कि प्रसामान्यक, जिसको हिंदी वाले ऐसे बोलते हैं, ध्यान से देख लेना। अब मैं पहले इस चीज को डायरेक्ट एग्जाम्पल से बता देता हूँ। हाँ, यूँ तो आपको पता है कि थ्योरम लिखते हैं आप कि नॉर्मलाइजर NA जो होता है वो X बिलोंग्स टू G, AX इक्वल टू XA होता है। तो यहाँ पर इसमें आपको दो चीज देखनी। सबसे पहले इसने क्या कहा, A बिलोंग्स टू G। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ Z+। जी हाँ, Z+ एक ग्रुप है, आप जानते हैं। आगे बढ़ूं, Z+ के अंदर मैं एक काम करता हूं, इस Z में से जैसे इसने A बिलोंग्स टू G लिया, A बिलोंग्स टू G, G की जगह हमारे कौन है, Z+, ठीक है। मैं A की जगह क्या करता हूं, मैं इसकी जगह ले लेता हूं 3 बिलोंग्स टू Z, ले सकता हूं, Z में होता है ना 3, ठीक है। अब मैं बात करूं, यह कह रहा है कि इसका प्रसामान्यक, तो मैं पहले प्रसामान्यक NA को डिफाइन करूंगा, NA, और वो क्या होता है, इसने कहा X बिलोंग्स टू G। अब इसी में से इसने कोई अलग एलिमेंट ले लिया है, सपोज मैं भी ले लेता हूं, चलो एक बार X ही ले लेता हूं, ठीक है। एक बार मैं X ले रहा हूं, G की जगह हमारे चेंज हो जाएगा, G की जगह कौन रहेगा, हमारे
आर, नहीं सॉरी जेड है ना, जेड। फिर इसने कहा ए एक्स इक्वल टू एक्स ए, मतलब 3x इक्वल टू x3, जैसा है आप वैसे ही लिख दें, ठीक है ना, जैसा है वैसे ही लिख दें। अब हमारा नॉर्मलाइजर, अब इसके अंदर नॉर्मलाइजर को भी मैं एक काम करता हूं, क्योंकि हमने a जो लिया है वो क्या लिया 3, तो मैं अब n3 ले लेता हूं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, आप इसमें na में से इसके लिए आप इसमें x जो है वो g में से लेना, मतलब आपको z में से कुछ एलिमेंट लेने हैं। हम एक काम करते हैं, x बराबर, थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूँ, चलो मैं यह ले लेता हूँ 1 बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब 1 बिलोंग्स टू z, तो आप x की जगह क्या रखेंगे 1, ठीक है, ध्यान से देख लेना। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू 1 + 3 यानी कि 4। अगर मैं -1 लूं, ये प्लस कहां से आया, ध्यान रखना है 3x का मतलब यहां प्लस है, ये ध्यान देना, संक्रिया जो है इसके काम आएगी, यही समझने वाली बात है। माइनस लें तो ये क्या बन जाएगा 3 - 1 इक्वल टू -1 3, तो क्या आ गया 2। मैं 2 ले लेता हूं तो ये क्या बनेगा 3 + 2, 2 + 3 यानी कि 5। मैं -2 ले लेता हूं, कोई जल्दी नहीं, आप इसको ठीक से देख लें। तो ये -2 + 3 इक्वल टू 3 - 2 1। मैं एक और ले लेता हूं 3 बिलोंग्स टू z, तो ये 3 + 3, 3 + 3 कितना आ जाएगा 6। और अगर -3 लूँ, ठीक है, तो आपको मालूम है कि यहाँ 0, तो ये 0 आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग सारी चीज़ें आ रही है आपके। चलो एक और ले लेते हैं इसके अंदर, चलो 4 ले लेता हूँ मैं, तो 4 लिया, ठीक है, तो उस केस में क्या आएगा 4 और 1 5 आ जाएगा, रिपीट हो गया एलिमेंट, देख लो। अब अगर 5 क्या 7 है ना, सॉरी 7। अब अगर मैं इसमें -4 लूँ तो देख लो आप क्या आएगा -4 + 3, तो ये क्या आ जाएगा -1। अगर आप ध्यान से देखें तो इस n3 के अंदर जो एक नया सेट जिसको अपन समूह कहेंगे आ रहा है, तो अब इसकी जगह अपन क्या लिखें 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4। आप देखो कि सभी आ रहे हैं, 5 भी आ जाएगा इसके अंदर। इस तरीके से आपके ये n एक नॉर्मलाइजर आ गया है। किसका, तो ये n3 जो है वो क्या हुआ z+ का नॉर्मलाइजर हो जाएगा, ठीक है ना। ये n3 जिसको आपने na को कहा नॉर्मलाइजर, तो यहाँ हमने नॉर्मलाइजर n3, आप चाहें तो यहाँ n2 भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप n1, तो अलग अलग बहुत सारे नॉर्मलाइजर बन जाएंगे, बहुत सारे प्रसामान्यक बन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से प्रसामान्यक यानी कि नॉर्मलाइजर क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना। देखिए अभी मैंने नॉर्मलाइजर को डिफाइन किया है, अभी मेरे को प्रमेय प्रूव करनी बाकी है, थ्योरम को सिद्ध करना बाकी है। अब मैं थ्योरम को सिद्ध करता हूं, देखना कैसे। ये तो आपके समझ में आ गया, अब मैं इसको साफ कर लेता हूं। अब थ्योरम को एक बार फिर से आप नजर घुमा लें। क्या कह रहा है ये, जो आपका ग्रुप G है, इस ग्रुप G का जो नॉर्मलाइजर है वो भी उपसमूह, वो एक उपसमूह होगा, सब ग्रुप, यानी Na को अपने को सब ग्रुप प्रूव करना है। आप याद कीजिए, आपको अगर पता हो तो हमने पढ़ा था किसी ग्रुप G के लिए H जो है वो सब ग्रुप होता है, कब, जबकि A B belongs to H, this implies A B inverse belongs to H, then we know that H is
सब ग्रुप ऑफ जी, ये आप जानते हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप जानते हो सब ग्रुप की। आपको मालूम है कि इनवर्स वाला भी एक ए बी वाला भी है, हम जानते हैं, हम इससे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हमारे पास में। तो इस चीज को अपन इसके अंदर यूज कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि H तो हमारे क्या हो गया, ये तो आपके बन गया आप क्या H, ठीक है, और G क्या हो गया आपके Z प्लस, मतलब हमें Na को जो करना है ना, ये जो है आपको Na को या H की जगह आपके ये क्या बन गया अब आपके N3, जिसको आप क्या बोलते हो नॉर्मलाइजर। अब हमें प्रूव करना है कि N3 जो है वो Z प्लस का सब ग्रुप है। आगे बढ़ूं। अब आप जानते हो कि जिस तरीके से A, B, H के एलिमेंट लिए तो हम क्या करते हैं, हमारे H की जगह कौन है, लेट इसी में से ले लो आप 1 2 ले लो। चलो मैं 1 2 बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर Na का मतलब N3, हमारा नॉर्मलाइजर N3 है प्रसामान्यक, ये ले लिया। अब आपको मालूम है कि पहली बात तो ये है कि प्लस संक्रिया है, तो प्लस संक्रिया के लिए यहां पर E बराबर क्या होगा 0 होगा, ध्यान देना, ठीक है। अब हम बात करें कि 2 अगर N3 का है तो 2 इनवर्स भी तो N3 का होगा, इस तरीके से है ना, बी इनवर्स भी होगा। अब यहां बी इनवर्स क्या है, 2 इनवर्स का मतलब क्या है, यहां 2 इनवर्स का मतलब है -2 बिलोंग्स टू N3। कैसे, प्लस के लिए -2 हो जाएगा प्रतिलोम, है ना। तो अब आप ध्यान से देख ले कि यहां पर आप 1 -2 बिलोंग्स टू N3, तो उस केस में आपके क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H, मतलब 1 प्लस -2 इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू N3। देख लो -1 भी इसमें आ रहा है, क्लियर। इसका मतलब आपके क्या हो गया कि नॉर्मलाइजर यानी कि N3 इज सब ग्रुप ऑफ G। तो मैं अब ये कहना चाहता हूं कि जो फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ने वाले जो अमूर्त बीजगणित पढ़ते हैं और जो लोग इस थ्योरम को रट करके जाते हैं एग्जाम में 10 नंबर लेने के लिए, अगर इस मेथड से करते हैं तो क्या आपको नंबर नहीं मिलेंगे? दावे के साथ कहता हूं आपको पूरे मिलेंगे। अपन ने पूरा एग्जाम्पल से पूरा नॉर्मलाइजर को अलग से डिफाइन कर दिया और नया नॉर्मलाइजर एक ग्रुप बना दिया और उसको सब ग्रुप प्रूव कर लिया इस ग्रुप की प्रॉपर्टी से, तो नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक ऐसे ही मैं जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट हैं जो आरपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको अगर इसके अंदर एग्जाम में नॉर्मलाइजर पर अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इस तरीके से Na फाइंड कर सकते हैं, N3 N4 N5 कितने भी बन सकते हैं, चाहे जितने आप नॉर्मलाइजर निकाल लें और सब ग्रुप प्रूव कर सकते हैं इसी मेथड से। मेरे हिसाब से आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। थैंक्स। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।